गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम ऑर्बिट क्लासेस। आज है 29 जून और आज के इस सेशन में 29 जून से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री हसीना ने बांग्लादेश के सबसे लंबे पद्मा पुल का किया उद्घाटन। एस.एम. कृष्णा, नारायण मूर्ति और प्रकाश पादुकोण को किया गया केम्पेगोंडा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने एयर वॉन डिफेंस सूट की आपूर्ति के लिए बेलारूसी कंपनी के साथ एक समझौते पर किए हस्ताक्षर। भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों के जनक डॉक्टर वी कृष्णमूर्ति का हुआ निधन। टाटा पावर ने शुरू की पानी में तैरती हुई भारत की सबसे लंबी सोलर परियोजना। उत्तराखंड में पहली बार मिला दुर्लभ कीट पक्षी पौधा। गोवा में मनाया गया साओ जोआओ उत्सव। राजस्थान का मेनार पक्षी गांव बनेगा आर्द्र भूमि। नितिन गुप्ता बने सीबीडीटी के नए अध्यक्ष। देश की पहली के पॉप स्टार बनी उड़ीसा की श्रेया लेंका। अब फ्रेंड्स डिस्कस कर लेते हैं कल की क्लास का कि कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। क्विक रिवीजन करेंगे। नासा यानी कि अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी है ना, इसने अपना मिनी हबल टेलीस्कोप लॉन्च किया है ऑस्ट्रेलिया से। फ्रेंड्स, भारतीय वायुसेना ने मिस्र की वायुसेना के साथ सामरिक नेतृत्व कार्यक्रम में भाग ले रही है। जो सामरिक नेतृत्व कार्यक्रम है ना, इसका जो आयोजन किया जा रहा है वो मिस्र यानी कि इजिप्ट में किया जा रहा है। अनिल खन्ना जो है ना फ्रेंड्स, तो ये भारतीय ओलंपिक संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में इन्हें नामित किया गया है। तपन कुमार डेका बन गए हैं भारतीय खुफिया एजेंसी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के नए निर्देशक। किस राज्य की सार्वजनिक परिवहन सेवा को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? उड़ीसा। किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए मेडिसेव नामक एक चिकित्सा बीमा योजना शुरू करने की बात कही है? तो ये कहा गया है केरल के द्वारा। और ये जो योजना है ना फ्रेंड्स, इसे 1 जुलाई से लागू किया जाएगा यानी कि शुरू किया जाएगा। किसके द्वारा? केरल के द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम और अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ ने गोल्डन अचीवमेंट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है विजय अमृत राज को। मध्य प्रदेश ने बेंगलोर में रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब जीत लिया है। और फिर जो मध्य प्रदेश है ना, इसने 6 विकेट से मुंबई को हराया है। मुंबई जो कि 41 बार चैंपियन रह चुकी है इस ट्रॉफी की। अच्छा, जो रणजी ट्रॉफी है ये किससे संबंधित है? तो ये क्रिकेट से रिलेटेड है। किस खिलाड़ी ने 26 जून 2022 को T20I क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान बन गए हैं? तो ये बन गए हैं हार्दिक पांड्या। अगर फ्रेंड्स आप लोगों को इन पॉइंट के बारे में डिटेल से जानना है तो कल की क्लास ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि कल की क्लास में हम लोगों ने डिटेल से पढ़ा था। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं आज की क्लास का। पद्मा पुल किस देश में स्थित है जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया है? फ्रेंड, जो पद्मा पुल है ना, ये बांग्लादेश का सबसे लंबा पुल है जिसका उद्घाटन हाल ही में किया गया है। और उद्घाटन किसने किया है? तो जो वर्तमान में बांग्लादेश की पीएम है यानी कि शेख हसीना, जिन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं, इन्हीं के द्वारा इस पुल का उद्घाटन किया गया है। फ्रेंड, जो पद्मा पुल है ये किस नदी पर है? तो ये पद्मा नदी पर ही बना हुआ है, यानी कि इसके नाम में ही नदी का नाम छिपा हुआ है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पद्मा पुल कहाँ पर बनाया गया है? बांग्लादेश में बनाया गया है। किस नदी पर बना है? तो पद्मा नदी पर यह बनाया गया है। फ्रेंड, जो पुल आप देख पा रहे होंगे पिक में, ये रेल और सड़क ये दोनों तरह का पुल है, यानी कि इसके नीचे रेल यानी ट्रेन चलेगी और ऊपर ये सड़क बनाई गई है। तो दोनों तरह का पुल है ये। आइए डिस्कस कर लेते हैं आगे इसी पुल के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। पहला पॉइंट तो याद रखेंगे कि पद्मा नदी पर बनाया गया है। सेकंड पॉइंट याद रखेंगे कि इसकी जो लंबाई है ना वो 6.15 किलोमीटर है। और साथ ही में आप सभी को याद रखना है कि यह स्वदेशी धन से निर्मित है, यानी कि इसमें जो पूरा पैसा लगा है ना इस पुल में, वो पूरा बांग्लादेश सरकार द्वारा ही लगाया गया है, ना कि किसी से लोन लिया गया है। यह दक्षिण पश्चिमी बांग्लादेश को राजधानी तथा देश के अन्य भागों से जोड़ता है। और सड़क रेल पुल है जो कि मैंने अभी आपको बताया था। आगे डिस्कस कर लेते हैं जैसे अन्य ऑप्शंस के बारे में।
भारत, इंडिया के बारे में आप सभी को पता होगा कि ढोला सदिया पुल जो कि काफ़ी न्यूज़ में रहा था, ढोला सदिया पुल है, ये कहाँ पर बनाया गया है फ्रेंड्स? तो ये बनाया गया है असम में। अच्छा, असम में ये किस नदी पर बनाया गया है? तो ब्रह्मपुत्र की एक सहायक नदी है लोहित नदी, उस पर इसे बनाया गया है। और फ्रेंड जो ढोला सदिया पुल है ना, इसे भूपेंद्र हजारिका पुल के नाम से भी जानते हैं, तो दोनों ही नाम आपको याद रखने हैं। नीदरलैंड से आप लोग रिलेट कर सकते हैं कि दुनिया की सबसे लंबी केनाल लॉक थी, जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस भी किया था। ये हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया था नीदरलैंड में। दक्षिण कोरिया के बारे में आप सभी को ज्ञात होगा कि दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर कौन बना रहा है? तो फ्रेंड जो दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बनाया जा रहा है ना, वो बनाया जा रहा है दक्षिण कोरिया के द्वारा। साथ ही में दक्षिण कोरिया ने हाल ही में एक रॉकेट लॉन्च किया था, जिसका नाम क्या था? नूरी था। तो इतनी जानकारी आप सभी को याद रखनी है। अब मैप में देख लेते हैं पद्मा नदी की लोकेशन कहाँ पर है। तो फ्रेंड्स ये मैप में आप देख सकते हैं, ये जो मैप है ना, ये गंगा नदी तंत्र का संक्षिप्त वर्णन इसमें किया गया है। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एक एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो आप लोग याद रखेंगे कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गोमुख से निकलती है, ये कई बार पूछा गया है। फ्रेंड जो गंगा नदी है ना, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये गंगा नदी आपको दिखाई देगी। तो ये जो गंगा नदी है ना, ये जैसे ही बांग्लादेश में प्रवेश करती है, तो इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है पद्मा के नाम से, यानी कि पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। किसे? गंगा नदी को जाना जाता है। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। साथ ही में जस्ट आप ऊपर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर ये आ रही है ब्रह्मपुत्र नदी। अच्छा फ्रेंड, यहाँ पर एक पॉइंट और बता दूं आपको कि यहाँ पर मिलता है तिब्बत का पठार। अब जो तिब्बत का पठार है ना, यहाँ से 3 प्रमुख नदियाँ निकलती हैं। एक आपकी निकलती है सिंधु नदी, जो कि यहाँ से लेह लद्दाख से होकर पाकिस्तान में चली जाती है। इसके बाद एक नदी और निकलती है यहाँ से, वो निकलती है सतलुज नदी। और थर्ड नदी जो है, वो तीसरी नदी कौन सी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी है। तो 3 नदी हैं जो कि तिब्बत के पठार से निकलती हैं। अच्छा फ्रेंड, जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, जैसे आप देख पा रहे होंगे, ये मैं हाईलाइट कर रही हूँ। तो ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, इसे तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो फ्रेंड जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, इसे तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? सांगपो के नाम से इसे जाना जाता है। अच्छा फ्रेंड्स, ये भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है? यानी कि जो ब्रह्मपुत्र आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से ये होते हुए अरुणाचल प्रदेश से ये इंडिया में प्रवेश करती है। तो यहाँ पर एक दर्रा है जिसका नाम एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश करती है, तो यहाँ पर मैंने एक दर्रे का नाम लिखा है, आप देख सकते हैं, यांगपा दर्रा। यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश यानी कि इंडिया में प्रवेश करती है। जस्ट इसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ से ये आते हुए और जैसे ये बांग्लादेश में पहुँचती है, तो इसका नाम बदल जाता है। यानी कि अब इसका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो इसका हो जाएगा जमुना। यानी कि बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना नदी के नाम से जानते हैं, और गंगा नदी को किस नाम से जानते हैं बांग्लादेश में? तो पद्मा के नाम से जानते हैं। अब फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे कि ये दोनों मिल जाती हैं यहाँ पर। अब ये मिलकर आगे बढ़ती हैं, तो यहाँ पर एक नदी और इनसे आके मिलेगी जिसका नाम है बराक नदी। और फिर इन सबकी संयुक्त धारा क्या कहलाएगी? तो मेघना नदी के नाम से जानी जाती है। फ्रेंड जो मेघना नदी है, वो मेघना नदी में जब ये कन्वर्ट होती है ना, तो उसके बाद यहाँ बंगाल की खाड़ी में ये अपना जल गिराती है, और यहीं पर आपको देखने को मिलेगा सुंदरवन डेल्टा। कौन सा मिलेगा फ्रेंड्स? सुंदरवन डेल्टा। और जो पद्मा पुल बनाया गया है, वो याद रखेंगे पद्मा नदी पर बनाया गया है, जो कि गंगा नदी ही है, जिसे बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। तो इतने महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप सभी को याद रखने हैं। साथ ही मैं आपको यहाँ पर एक पॉइंट और बता दूँ, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सोन नदी। तो यहाँ आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा अमरकंटक। अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती हैं। एक निकलती है नर्मदा, दूसरी निकलती है जोहिला, और तीसरी निकलती है सोन नदी। याद रखेंगे, अमरकंटक के पठार से 3 नदियाँ निकलती हैं, नर्मदा, जोहिला और सोन नदी। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ब्रह्मपुत्र नदी है ना, तो यहाँ पर असम में
असम में यहाँ पर माजुली द्वीप, ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया गया है कि जो माजुली द्वीप है वो किस नदी पर बना हुआ है। तो माजुली द्वीप बनाया गया है, किस नदी पर बना हुआ है ये, तो ये बना हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी पर। चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं बांग्लादेश के बारे में। तो फ्रेंड्स, बांग्लादेश की लोकेशन आप सभी देख रहे होंगे। अगर मैं यहाँ आपसे पूछूं कि भारत की सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ लगती है, तो फ्रेंड्स याद रखेंगे सबसे ज़्यादा भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। अच्छा, सबसे कम किसके साथ लगती है, तो सबसे कम लगती है अफगानिस्तान के साथ। बांग्लादेश की जो राजधानी है वो ढाका है, आप सभी देख सकते हैं। बांग्लादेश की वर्तमान में प्रधानमंत्री शेख हसीना है और इन्होंने ही पुल का उद्घाटन किया है। मुद्रा टका है और वर्तमान में जो राष्ट्रपति है ना वो अब्दुल हामिद हैं। बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था फ्रेंड्स, तो बांग्लादेश आज़ाद हुआ था 26 मार्च 1971 में। अच्छा, बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो बांग्लादेश की कैपिटल यानी कि ढाका में है। संप्रीति जो सैन्य अभ्यास है ये भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित किया जाता है। अब आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि जो सिलिनेक्स युद्ध अभ्यास है ये भारत और किस देश के साथ आयोजित किया जाता है। बांग्लादेश की जो सबसे लंबी नदी है ना फ्रेंड्स वो सुरमा नदी है और बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय खेल है वो है कबड्डी। तो फ्रेंड्स, इतनी जानकारी आप सभी को बांग्लादेश के बारे में याद रखनी है। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। साथ ही क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिए अगर आप लोगों को पसंद आ रही है। अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे डिटेल से। पक्षी गांव के रूप में मान्यता प्राप्त किस राज्य के मैनार गांव को नई आर्द्र भूमि के रूप में अधिसूचित किया जाना तय किया गया है। तो फ्रेंड, जो पक्षी गांव है ये किसका नाम है, तो ये मैनार गांव का ही नाम है। अच्छा, ये कहाँ पर है, तो ये है राजस्थान में। याद रखेंगे कहाँ पर है, राजस्थान में। और इसे आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड के रूप में अधिसूचित किया जाना तय किया गया है। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसी के बारे में। सबसे पहले याद रखेंगे कि जो मैनार गांव है ये राजस्थान में है और दो झीलें हैं यहाँ पर, ब्रह्मा और धंध झील। यहाँ पर क्या है, हर वर्ष बड़ी संख्या में प्रवासी पक्षियों की मेजबानी होती है, यानी कि बड़ी संख्या में यहाँ पर प्रवासी पक्षी देखने को मिलेंगे, जो कि पर्यटन के लिए काफ़ी अच्छा स्थान है। अच्छा, वर्तमान में राजस्थान में रामसर स्थल कितने हैं जिन्हें मान्यता दी गई है, तो केवल 2 हैं। एक तो भरतपुर में आपको देखने को मिलेगा केवला देव घाना नेशनल पार्क, दूसरा आपको जयपुर में देखने को मिलेगा सावर साल्ट लेक। ये दोनों क्या है, तो ये दोनों रामसर स्थल हैं। रामसर के बारे में भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगी, पहले अन्य ऑप्शंस के बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी को याद होगा कि 2 फरवरी 2022 में क्या हुआ था, जो उत्तर प्रदेश है ना, यहाँ का बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य, कौन सा, बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य और खिजड़िया, जो कि कहाँ पर है, गुजरात में, इन्हें 2 फरवरी 2022 को रामसर स्थल में शामिल किया गया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्तमान में भारत के कितनी साइट है रामसर में शामिल है, तो 49 है। वर्तमान में कितनी है फिलहाल अभी, तो 49 है। हरियाणा का आपको याद होगा सुल्तानगंज नेशनल पार्क, सुल्तान जो नेशनल पार्क है ना वो कहाँ पर है, हरियाणा में है और ये आर्द्र भूमि है, यानी कि रामसर साइट में ये शामिल है। साथ ही में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का पहला रामसर साइट कौन सी है या आर्द्र भूमि कौन सी है, तो वो है चिल्का झील, जो कि कहाँ पर है, उड़ीसा में है। अच्छा, चिल्का झील के बीच में एक अभ्यारण्य पाया जाता है, नलवाना पक्षी अभ्यारण्य, जो कि काफ़ी एग्जाम में बार बार ये पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा। जो लोग डेली क्लास देखते होंगे तो उनको तो लगभग याद ही हो गया होगा, है ना। चलिए आगे देख लेते हैं, रामसर के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि ये रामसर कहाँ पर है, तो फ्रेंड जो रामसर है ना ये ईरान में है और रामसर जो कन्वेंशन हुआ था ना ये 2 फरवरी 1971 को हुआ था। इसलिए फ्रेंड्स 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है, आर्द्र भूमि दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत में कितनी रामसर साइट हैं, तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया 49 है। चलिए आगे देखते हैं,
2 फरवरी, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि 2 फरवरी 2022 को गुजरात में खिजड़िया वन्यजीव अभयारण्य और उत्तर प्रदेश का बखीरा वन्यजीव अभयारण्य ये नवीनतम रामसर स्थल हैं जिन्हें सूची में जोड़ा गया है। इससे पहले भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है, इसे भी रामसर स्थल घोषित कर दिया गया है और यह मानव निर्मित मीठे पानी की सबसे बड़ी मीठे पानी की आर्द्रभूमि है। इसके साथ ही हरियाणा का सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, ये भी रामसर में शामिल है। गुजरात में थौल झील वन्यजीव अभयारण्य और बांधवावा आर्द्रभूमि ये दोनों भी किस में शामिल हैं, तो ये दोनों भी रामसर स्थल में शामिल है। फ्रेंड्स, ये हाल ही में शामिल किए गए हैं, इसलिए याद रखिएगा क्योंकि आगामी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे डिस्कस कर लेते हैं। अब आप में से आधे से ज़्यादा लोग सोच रहे होंगे कि ये आर्द्रभूमि किसे कहते हैं। तो आर्द्रभूमियाँ पानी में स्थित मौसमी या स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र होता है जिसमें मैंग्रोव, दलदल, नदियाँ, झीलें, डेल्टा, बाढ़ के मैदान, बाढ़ के जंगल, चावल के खेत, प्रवाल भित्तियाँ, समुद्री क्षेत्र जैसे कि 6 मीटर से कम ऊंचे ज्वार वाले स्थान के अलावा मानव निर्मित आर्द्रभूमियाँ कौन सी होती हैं, तो जैसे कि अपशिष्ट जल उपचार तालाब, जलाशय आदि, ये सब मानव निर्मित आर्द्रभूमि होती हैं। फ्रेंड्स, अब आप लोग मुझे यहाँ पर कमेंट्स बॉक्स में बताइए कि जो चावल के खेत हैं इनसे कौन सी गैस निकलती है। चावल के जो खेत है ना, इनसे कौन सी गैस सर्वाधिक मात्रा में निकलती है, ये आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, टाटा पावर ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी पानी पर तैरती हुई सोलर पावर परियोजना की शुरुआत की है। तो फ्रेंड्स, टाटा पावर द्वारा ये परियोजना की जो शुरुआत की गई है वो की गई है केरल में। आइए डिस्कस कर लेते हैं इस परियोजना के बारे में। सबसे पहले पिक में आप सभी इस परियोजना को देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार की है। फ्रेंड्स, इसकी जो शुरुआत की गई है ना इस परियोजना की, वो केरल के बैक वाटर्स में इंस्टॉल किया गया है। ये बैक वाटर्स क्या है आगे डिस्कस करेंगे। यह परियोजना केरल के कायम कूलम में 350 एकड़ जल निकाय पर स्थापित है और इसकी जो मेगावाट क्षमता है ना वो कितनी है, 101.6 मेगावाट क्षमता है। अब डिस्कस कर लेते हैं आगे कि बैक वाटर्स किसे कहते हैं। तो फ्रेंड, जो बैक वाटर्स का मतलब आप में से समझ नहीं रहे होंगे, देखिए बैक वाटर्स नदी का एक हिस्सा होता है जो कि सक्रिय नहीं होता है, लेकिन भूमि से जुड़े होने की वजह से यह खूबसूरत गतिविधियों से भरा होता है। इसमें जैसे हाउस बोट और छोटी नावें चलती हैं। अगर आप में से कोई भी केरल घूमने गया होगा तो उसे ये भली भांति पता होगा। बैक वाटर्स यानी कि बांध, ज्वार आदि से पानी का पीछे हटना बैक वाटर्स कहलाता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो लैगून झीलें होती हैं उन्हें केरल में किस नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, ये यूपीएससी में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कयाल क्या है। पीएससी में भी ये पूछा गया है कयाल क्या है, तो ये लैगून झीलें हैं। लैगून झीलों को केरल में कयाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कयाल कहा जाता है। कयाल लैगून झीलें हैं, ये आपको याद रखना है। आगे डिस्कस कर लेते हैं अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां। विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर एनर्जी प्लांट कहाँ पर बन रहा है, तो इसे बनाया जा रहा है खंडवा में। अब फ्रेंड्स, खंडवा कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश में है और इसे नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा है। रीवा सोलर प्लांट ये भी मध्य प्रदेश में है। कितने मेगावाट का है, तो ये 750 मेगावाट का रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर पावर प्रोजेक्ट है, जो कि दुनिया में सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्रों में से एक है। दोनों यानी कि खंडवा और रीवा ये दोनों कहाँ पर हैं, तो याद रखेंगे मध्य प्रदेश में है। भारत का पहला सोलर पावर ट्री ये कहाँ लगाया गया है, तो ये लगाया गया है दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल में। उत्तरी सागर में दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप बनाने की योजना किसने बनाई है, तो उत्तरी सागर में जो बनाया जा रहा है ना द्वीप, ये डेनमार्क के द्वारा बनाया जा रहा है। किसके द्वारा बनाया जा रहा है फ्रेंड्स, डेनमार्क के द्वारा। मन्नार की खाड़ी में एक ऊर्जा द्वीप बनाने की योजना किसने बनाई है, तो ये तमिलनाडु और डेनमार्क ने मिलकर बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने एयरबोर्न डिफेंस सूट की आपूर्ति के लिए किस देश की कंपनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, तो फ्रेंड्स ये किए गए हैं बेलारूस की कंपनी के साथ। आइए डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में कि आखिर ये है क्या।
भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टरों के लिए एयरबोर्न डिफेंस सूट यानी कि एडीएस की आपूर्ति के लिए 3 कंपनियों के बीच सहयोग हुआ है। किस लिए हुआ है फ्रेंड्स? तो जो भारत की वायुसेना है ना, के हेलीकॉप्टरों के लिए एक सूट बनते हैं, डिफेंस सूट, उसके लिए ये सहयोग किया गया है 3 कंपनियों के बीच। हेलीकॉप्टर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एडीएस का उपयोग किया जाता है। समझौता किसके साथ किया गया है? बेलारूस के साथ किया गया है, ये आप सभी को याद रखना है। बेलारूस कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो आप देख सकते हैं ये है यूरोप महाद्वीप में और इसकी सीमा रसिया से लगती है, याद रखेंगे ये है बेलारूस। इसी के जस्ट नीचे आपको देखने को मिलेगा यूक्रेन। आगे डिस्कस कर लेते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बारे में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की जो स्थापना की गई थी वो 1954 में हुई थी। मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर बेंगलोर में है। अब आप लोग बताइए कि इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसके जो प्रबंध निर्देशक हैं वो आनंदी रामलिंगम है, जबकि निर्देशक विनय कुमार कात्याल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, साओ जुआओ उत्सव किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया जाता है? तो फ्रेंड जो साओ जुआओ उत्सव है ना, इसे गोवा में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? गोवा में मनाया जाता है। और ये किससे रिलेटेड है? तो ये मानसून से रिलेटेड है। साथ ही मैं आपको बता दें कि उत्तरी गोवा का एक गांव है सियोलिम, जहाँ पर क्या है, ये पारंपरिक डोंगी परेड का आयोजन करते हैं। सियोलोम जो गांव है ना, यहाँ पर क्या किया जाता है, इस अवसर पर यानी कि इस उत्सव के अवसर पर डोंगी परेड का आयोजन किया जाता है, परेड का। गोवा के जो वर्तमान में राज्यपाल हैं वो PS श्रीधरन पिल्ले हैं, जबकि मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं। पुर्तगाल से गोवा कब आज़ाद हुआ था फ्रेंड्स? तो 19 दिसंबर 1961 में आज़ाद किया गया था। इसलिए हर साल 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है। ऑपरेशन विजय किससे संबंधित है? तो ये गोवा से ही रिलेटेड है। पुर्तगालियों से आज़ाद कराने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया गया था। अच्छा, ऑपरेशन पोलो के तहत किसे भारत संघ में विलय किया गया था? ये आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे। फ्रेंड्स इस समय गोवा में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 40 है, याद रखेंगे, कई बार ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में यूट्रिकुलेरिया फोर्सेल्टा नाम के कीट बख्शी पौधे की एक दुर्लभ प्रजाति मिली है? तो फ्रेंड जो ये प्रजाति खोजी गई है ना, ये खोजी गई है उत्तराखंड राज्य में। साथ ही में फ्रेंड्स आप सभी को याद होगा कि पेसिडोनिया ऑक्सीटेंस जो एक नई पौधे की प्रजाति थी ना, जो दुनिया के सबसे लंबा पौधा था, वो कहाँ खोजा गया था? तो ऑस्ट्रेलिया में खोजा गया था, जिसके बारे में हम लोगों ने क्लास में भी डिस्कस किया था, तो याद रखेंगे। ये कुछ इस प्रकार की प्रजाति है। ये मांसाहारी पौधा भी इसे कहा जा रहा है, क्योंकि ये कीट भक्षी है। ये कीटों को खाता है। क्या करता है? कीटों को खाता है, जो कि कहाँ खोजा गया है? उत्तराखंड में इसे खोजा गया है। साथ ही में अन्य और डिस्कस कर लेते हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि नेपिथिंग्स, डोसेरा, डाइनोनिया, सेरोसेनिया, ये सब क्या है फ्रेंड्स? तो ये सब कीट भक्षी पौधे हैं जो कि कीट पतंगों को खाकर ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण नाम है ना, वो है नेपिथिंग्स। ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये कैसा पौधा है। तो ये कीट भक्षी पौधा है जो कि क्या करता है? कीटों को खाता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। ठीक है, पिक में भी आप सभी इसे देख सकते हैं। ये कुछ इस प्रकार का होता है, इसमें एक ढक्कन लगा रहता है। जैसे ही कीट इसके अंदर जाता है तो ऊपर से ये ढक्कन बंद हो जाता है। ठीक है, और डोसेरा को भी आप सभी पिक में देख सकते हैं। ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। चलिए आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपेगोंडा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये जो पुरस्कार दिया गया है ना, ये कर्नाटक द्वारा दिया जाता है और ये 3 लोगों को इस बार दिया गया है। SM कृष्णा जो कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, नारायण मूर्ति जो कि इन्फोसिस के संस्थापक है, प्रकाश पादुकोण जो कि बैडमिंटन से संबंधित है। यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ना, वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि तीनों लोगों को दिया गया है।
साथ ही मैं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई जो कि कर्नाटक के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, इनके द्वारा ही यह पुरस्कार वितरित किए गए हैं। और बेंगलोर शहर के वास्तुकार यानी कि केम्पे गौड़ा के सम्मान में यह पुरस्कार दिए गए हैं। जिन्होंने क्या किया था, बेंगलोर जो शहर है ना, इसके वास्तुकार कौन है, तो केम्पे गौड़ा है। इन्हीं के सम्मान में यह पुरस्कार दिए गए हैं, क्योंकि इस बार जो इनकी जयंती मनाई गई थी ना, वो 513वीं जयंती मनाई गई थी। तो तीनों ही नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेंकटरमण कृष्णमूर्ति का हाल ही में निधन हो गया है, वह किसके पूर्व अध्यक्ष थे? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आगामी परीक्षा के लिए पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड, जो वेंकटरमण कृष्णमूर्ति थे ना, ये जिन्हें आप पिक में देख पा रहे होंगे, ये भेल, मारुति उद्योग और सेल, ये तीनों के अध्यक्ष रह चुके हैं। याद रखेंगे, वेल, मारुति उद्योग और सेल के ये तीनों के ये अध्यक्ष रह चुके हैं। कौन? वेंकटरमण कृष्णमूर्ति। साथ ही मैं आपको बता दें कि इन्हें टर्न अराउंड मैन के रूप में भी जाना जाता था और इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। आगे डिस्कस कर लेते हैं अन्य निधन के बारे में, जैसे कि जाने माने फोटो जर्नलिस्ट आर रविंदर का भी हाल ही में निधन हो गया है। बायोवृद्ध पत्रकार और लेखक सत सोनी का भी निधन हो गया है। रूस के एक शतरंज ग्रैंड मास्टर थे यूरी एवरवक, इनका भी निधन हो गया है। साथ ही में यहाँ पे एक नाम बहुत महत्वपूर्ण है, भारत में प्रोटीन क्रिस्टोग्राफी की नींव रखने वाले प्रमुख संरचनात्मक जीव विज्ञानी यानी कि एम बेजियन का अप्रैल 2022 में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो फ्रेंड, जो सीबीडीटी है ना, इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं नितिन गुप्ता। अच्छा, नितिन गुप्ता ने किसका स्थान लिया है? तो इन्होंने लिया है संगीता सिंह का। संगीता सिंह है ना, इन्हें सीबीडीटी का अतिरिक्त बाहर सौंपा गया था, मतलब अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था, क्योंकि जो जेबी महापात्रा थे, इन्होंने क्या किया था, इनका जो कार्यकाल था वो समाप्त हो गया था। तो इनके कार्यकाल समाप्त होने के बाद संगीता सिंह को इसका अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था और अब इसके जो फाइनल अध्यक्ष बन गए हैं वो बन गए हैं नितिन गुप्ता। याद रखेंगे, साथ ही में आप इन्हें पिक में देख सकते हैं। आगे डिस्कस कर लेते हैं सीबीडीटी के बारे में, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। किसका हिस्सा है? राजस्व विभाग का। सीबीडीटी को राजस्व बोर्ड अधिनियम 1963 से अधिकार प्राप्त है। सीबीडीटी की अगुवाई चेयरमैन द्वारा की जाती है और इसमें कितने सदस्य हो सकते हैं? तो कुल 6 सदस्य हो सकते हैं, जो कि किस स्तर के होंगे? सचिव स्तर के होंगे। यह आयकर विभाग के लिए प्रशासनिक निकाय है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1964 में की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में है। सीबीडीटी भारत में प्रत्यक्ष कर की नीतियों और योजनाओं के लिए आवश्यक इनपुट्स प्रदान करती है और भारत में प्रत्यक्ष कर से संबंधित सभी मामले 1 जनवरी 1964 से केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी को सौंप दिए गए थे। तो इतनी जानकारी सीबीडीटी के बारे में आप सभी को याद रखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, श्रेया भारत की पहली के पॉप स्टार बनी है, इनका संबंध किस राज्य से है? तो फ्रेंड्स, जो श्रेया है ना, ये किससे रिलेटेड है? तो ये है उड़ीसा राज्य से रिलेटेड। इन्हें आप सभी पिक में देख सकते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक जीके क्वेश्चन। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? सोहन सिंह भकना थे। दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी ब्लॉक का वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो सर एडवर्ड लुटियंस को कहा जाता है। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के जो संस्थापक थे वो थे मदन मोहन मालवीय। किस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था? 1813 के चार्टर के द्वारा। निजता का अधिकार संविधान के अंतर्गत आता है, तो ये आता है आर्टिकल 21 में। किस आर्टिकल के तहत कोई भी व्यक्ति अपने मूल अधिकार के उल्लंघन के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है? आर्टिकल 32 के तहत। संविधान का कौन सा आर्टिकल राज्य सरकार को यह निर्देश देता है कि वह ग्राम पंचायत की स्थापना करे? आर्टिकल 40। संविधान की संकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका में। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया कहाँ के संविधान से ली गई है? अमेरिका के संविधान से।
किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है? तो ये है साइकस पौधा, जिसमें बीज तो होता है लेकिन फल नहीं होता है। इसे गूगल पे सर्च करके ज़रूर देखिएगा कि ये कैसा दिखता है, ठीक है। कल की क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे थे, उनके आंसर देख लेते हैं। सूफी महोत्सव का आयोजन किया गया था जम्मू कश्मीर में। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने सनवे फोर मेंटोरा ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीता था? डी कुकेश ने। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से गुजरती है? कर्क रेखा। भितरकनिका नेशनल पार्क कहाँ पर है? उड़ीसा में है, याद रखेंगे। और सिमलीपाल नेशनल पार्क भी उड़ीसा में है। अब आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। रोमेली धन ने किस खेल से संन्यास की घोषणा की है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2022 में जारी नवीनतम फीफा विश्व रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम का क्या स्थान है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस आर्टिकल में धन विधेयक के बारे में बताया गया है? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो फ्रेंड्स, इन सब के आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही क्लास को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।